नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज से हम लोग सीटेट 2022 के लिए सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट क्लासेस मिलती जाएंगी। और आज की इस क्लास में हम लोग दोस्तों 16 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था ना, उसके दोस्तों साइकोलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और साथ ही में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस है ना, जैसे कि दोस्तों जो सीटेट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि दोस्तों हिंदी के 30 क्वेश्चन विद पैडागोजी, और साथ ही में दोस्तों पैराग्राफ वगैरह, संस्कृत के मैथ पैडागोजी, इन्वायरमेंट पैडागोजी, तो दोस्तों इन सभी की दोस्तों जो क्लासेस है ना आपको यहाँ पर मिलने वाली। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके बटन पर भी सेट कर लें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पैडागोजी को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं हम आपको इस क्लास में यह भी बताने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर क्लास को स्किप ना कीजिएगा। तो दोस्तों देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। दोस्तों यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपने विकास और वृद्धि, ठीक है ना, ये जो चैप्टर है ना दोस्तों विकास और वृद्धि, इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना। तो यहाँ से क्या है दोस्तों, क्वेश्चन जरूर से बनते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं विकास से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना, मतलब सही है पूछा गया है। तो देखिए, विकास प्रक्रिया एक दिशीय होती है क्या? बिल्कुल भी गलत दोस्तों। विकास की जो प्रक्रिया है ना बिल्कुल भी एक दिशीय नहीं होती, बल्कि कैसी होती है, बहुदिशीय होती है। तो ये वाला तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सही पूछा गया है। इसके बाद सेकंड है, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। तो दोस्तों देखिए, आनुवंशिकता के साथ साथ यह वातावरण से भी प्रभावित होता है। तो यहाँ पर केवल आनुवंशिकता की बात हो रही है, और केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड्स है, तो ये वाला भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। थर्ड वाला है, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ये बिल्कुल सही लग रहा है, ये आंसर हो सकता है, लेकिन हमको चारों के चारों ऑप्शन को पढ़ना है, और जो सबसे बेटर है उस पर यहाँ पर मार्क करना है, ठीक है ना, टिक करना है। तो पहला और दूसरा तो बिल्कुल नहीं है, थर्ड हो सकता है, बट फोर्थ वाले को भी हम एक बार देख लेते हैं। विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित होता है। अभी देखिए, यहाँ पर केवल आनुवंशिकता की बात हुई है, यहाँ पर वातावरण की, बल्कि विकास जो है ना इन दोनों से ही प्रभावित होता है। तो इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं पहला नहीं है, ना ही दूसरा और ना ही फोर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाले का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए दोस्तों, अब पैडागोजी को आपको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है, और फिर ऑप्शन को पढ़ने के बाद दोस्तों जो गलत है ना उनको हटा लेना है, ठीक है ना, और जो शेष बचता है ना उस पर दोस्तों आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करना है, और देखना है दोस्तों क्या क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वह सही है या नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए हम उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। जो विवेचनात्मक चिंतन है ना उसको बढ़ावा देने का उदाहरण कौन सा है, ठीक है, मतलब कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सोचे। तो देखिए, दी गई कविता का सुस्मरण मतलब याद करके वचन करो, तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों। इससे विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा कैसे मिलेगा? भाई याद कर लेगा और सुना देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। 2 से 10 तक पहाड़े लिखो, इसमें भी भाई याद करा कराया सुनाएगा। भारत के 10 राज्यों के नाम लिखो, भाई 10 राज्यों के नाम भी याद कर लेगा। लेकिन दोस्तों देखिए, तीनों तो गलत होगा, बट हम फोर्थ वाले को और देख लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर नंबर 1 वाले को, कि पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मतलब लोग जो है ना वह पता करेंगे बच्चे लोगों के बारे में कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने के अवसर मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर पूछा ही यही जा रहा है कि विवेचनात्मक चिंतन को कौन सा उदाहरण बढ़ावा दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही है ज़रूर से बताएं। यदि आप सीटेट का जो क्विज है ना देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर उस पर क्लिक कीजिए और आप हमारे सीधे टेलीग्राम के चैनल पर पहुंच जाएंगे और उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि विकास का चरणीय सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। तो इसका राइट आंसर जो है ना दोस्तों, देखिए, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक क्या आनुवंशिक कारक से रिलेटेड नहीं है, कि ये तो होगा ही नहीं। विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक क्या, ये भी नहीं है। ना ही दोस्तों
विकास की निरंतरता का सिद्धांत है, बल्कि विकास की अनिरंतरता का सिद्धांत है। और मैं जो आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ ना, वो सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक बता रहा हूँ। यदि दोस्तों आप हमारे क्लास से लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो आपको सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की है ना, वह लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर सही है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? तो वह कौन कौन से कारक है जिससे कि दोस्तों विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? देखिए, पारिवारिक सामाजिकरण ये तो होगा ही, ठीक है ना। इससे अधिगम जो है ना बच्चों का काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। समकक्षी संबंधों से भी, सांस्कृतिक मूल्यों से भी, बच्चों का आत्मसम्मान, इससे भी। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 किस ऑप्शन में है आपको नीचे देखना, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देख लीजिए। आगे देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्नलिखित में से क्या कर पाते हैं? देखिए, जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं दी हैं। यदि आप लोगों ने जीन पियाजे जी के सिद्धांत को यहाँ पर कंप्लीटली नहीं पढ़ा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर जीन पियाजे जी के सिद्धांत को भी आप कंप्लीटली देख लें। तो देखिए, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ना दोस्तों, तो उसमें जो है ना बच्चे, देखिए, संरक्षण किस अवस्था में करते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करते हैं, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक की है ना, इसमें नहीं है। और अनुक्रमिक वर्गीकरण संरक्षण ये भी 7 से 11 वर्ष की में ही करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 4th वाला 3rd वाला कट गया है। प्रतिलोमिक चिंतन वगैरह दोस्तों ये भी मूर्त या अमूर्त में ही किया जाता है। मूर्त चिंतन मूर्त में और अमूर्त चिंतन अमूर्त अवस्था में। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक जो खेल है ना, वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बिल्कुल यहाँ पर एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती। प्रतीकात्मक खेल मतलब पियाजे की अवस्था से रिलेटेड है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है ना, याद रखना। पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? तो देखिए दोस्तों, प्रतीकात्मक खेल किस में खेलती है? पूर्व संक्रियात्मक में। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा, तो बिल्कुल यहाँ पर यही सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? तो यहाँ पर कोहलबर्ग से रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसीलिए आप कोहलबर्ग का भी दोस्तों सिद्धांत पढ़ लें। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? तो कौन सा है? नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है, ये नहीं है, ना ही यह है दोस्तों, ना ही यह है, बल्कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है कि नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल से सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर, लेव वाइगोस्की से रिलेटेड दोस्तों, जीन पियाजे से रिलेटेड और कोहलबर्ग, इन तीनों के तीनों मनोविज्ञानों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। तो इसलिए यदि आप लोगों ने इनके सिद्धांत को नहीं पढ़ा है तो ज़रूर से पढ़ लें। हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आप देख लें। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो दोस्तों, किस चीज़ के लिए जो समीपस्थ विकास क्षेत्र है, ठीक है ना, ZPD वगैरह, इसका इस्तेमाल करना चाहिए? क्या दोस्तों? अध्यापन और मूल्यांकन। देखिए, केवल अध्यापन तो होगा नहीं और केवल मूल्यांकन तो होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों के दोनों ऑप्शन नंबर 1 में समाहित हैं, है ना। अब 4th वाले को देखिए, प्रवाही बौद्धिकता की पहचान, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अध्यापन एवं मूल्यांकन के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए, किसका? समीपस्थ विकास क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है, ठीक है ना। उसने क्या किया? अध्यापिका ने बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण दे दिया है। अब ये जो है ना दोस्तों, लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? यदि आपने वाइगोस्की जी के सिद्धांत को कंप्लीटली पढ़ा है ना, तो इसका आंसर आप आंख बंद करके दे देंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, पाड़, ठीक है ना। क्या है दोस्तों? पाड़ वगैरह, ठीक है, पाड़ या ढांचा भी इसको बोला जाता है, याद रखना दोस्तों यहाँ पर। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील, किस प्रकार की? प्रगतिशील कक्षी माहौल के अनुसार है। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि वह कौन सी गतिविधि है, अभिवृत्ति है कि जो कि प्रगतिशील कक्षी माहौल के अनुसार है? अध्यापक द्वारा वह अनुशासन कायम रखना, क्या ये है? ठीक है ना। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना, क्या ये है? वह मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, का ये है? या फिर दोस्तों निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, का ये वाला है?
तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियल आंसर की में तो इसका आंसर ऑप्शन 1, 2 और 3 मतलब तीनों दिए हैं, कोई एक इंडिविजुअल नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों देखिए हम आपको यहाँ पर बता दें, निर्णय निर्धारण बच्चों की सहभागिता ये भी ठीक है, भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना ये भी ठीक है, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर इन तीनों से दोस्तों सबसे अच्छा जो मतलब कि दोस्तों इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सही है, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना कि बच्चे के स्तर रुचि के अनुसार उसे शिक्षा दी जाए, क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न रहता है, भले ही ठीक है वह जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूह में पृथक ना करे, क्योंकि दोस्तों देखिए यह एक महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी अध्यापक या शिक्षिका या शिक्षक बच्चों को बुद्धि लब्धि मतलब उनकी आईक्यू लेवल के अनुसार उनको स्थिर समूह मतलब समूह में अलग पृथक मतलब अलग ना करे। क्यों ना करे, देखिए यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है ऐसा नहीं है, यह विद्यालयों के असुविधाजनक ऐसा भी नहीं है। यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतःक्रिय सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देगा। अब देखिए यहाँ पर प्रतिस्पर्धा की बात हो रही तो ये भी नहीं है, बिल्कुल फोर्थ वाला सही हो जाएगा बिना पढ़े, क्योंकि ये कट गए हैं, इनमें नेगेटिव टैग वर्ड्स भी हैं। यहाँ दोस्तों देख केवल यहाँ पर विद्यालय की बात हो रही है, यहाँ पर अध्यापक की और असुविधाजनक वगैरह की बात हो रही है ना। तो बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है, बिल्कुल कि चिन्हित कर देंगे कि ये बच्चा कमजोर है ये बच्चा तेज है, ऐसा चिन्हित नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बच्चे का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है फिर, है ना। आगे देखिए हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। कौन सा दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, आपको याद रखना है। और वे क्या कहते हैं कि मतलब बुद्धि है ना जो कई प्रकार की होती है, तो एक कक्षा में तरह तरह मतलब विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये देखिए यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 से लेकर मतलब दोस्तों 1.5 से लेकर 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? तो इनको दोस्तों तार प्रेषित वाचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तार प्रेषित वाचन कहा जाता है। आगे देखिएगा दोस्तों, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन दर्शाता है। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि पुरुष दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से। तो दोस्तों ये बिल्कुल लैंगिक रूढ़िबद्धता को यहाँ पर दर्शाता है, आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 है। आगे देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? अब देखिए कई बच्चे ऐसे होंगे जो जल्दी जल्दी में इसका दोस्तों नहीं को नहीं देख पाएंगे। किसको? ये नहीं दिख रहा है ना आपको ऊपर, ये नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? तो किसका नहीं होता होगा? देखिए केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन आश्रय, इसका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टैग वर्ड्स मतलब नेगेटिव है और यहाँ पर नेगेटिव ही पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल इसका इस्तेमाल होगा। स्वयं मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, बच्चा स्वयं का मूल्यांकन करे, कितनी अच्छी बात है, तो ये भी होगा। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार वगैरह उनका पूरा बायोडेटा, यहाँ पर ये भी हो सकता है, बट 3 वाला नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? तो दोस्तों ये सुनिश्चित कर सकता है कि शिक्षा में साम्यता। क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में साम्यता। देखिए आपको यहाँ पर यदि ऑफिशियल आंसर की चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रिया को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, ठीक है ना। इसकी वजह क्या हो सकती है? तो ध्यान दीजिए, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रिया को समझने में क्या कर रहा है? निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? ये दोस्तों अधिगम अक्षमता है, तो इसमें ये गणितीय वैकल्य आ जाएगा डिस, ठीक है ना। क्या आ जाएगा दोस्तों? कैलकुलिया वगैरह, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बधिर मतलब सुनने में उसको प्रॉब्लम है विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? तो दोस्तों कौन सी जो नीति है वह प्रभावी नहीं होगी? देखिए वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उप शीर्षकों का इस्तेमाल, ये तो ठीक है, उसे सुनने में प्रॉब्लम है देखने में नहीं, है ना। तो वीडियो के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति शारीरिक गतिविधियों संकेतों का इस्तेमाल, ये भी वह देखेगा, तो ये भी ठीक है। मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, ये भी हो सकता है।
संप्रेषण हेतु मुख्यतः मतलब मुख्य तौर पर मौखिक माध्यम, जब उसे सुनाई ही नहीं देगा तो उसका प्रयोग क्यों करेंगे, ठीक है ना। तो यही प्रभावी नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गणित गुण पूर्वग्रह को उजागर कर सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था वगैरह जो है ना गणित गुण पूर्वग्रह को उजागर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए मतलब दोस्तों बच्चे जो है ना उनको सोचने का ज़्यादा अवसर मिले तो विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, मौलिक खोज और सोच बढ़ाने के, परीक्षा देने के, बेहतर कौशल विकसित करने, या फिर अभिसारिक सोच वगैरह, ठीक है। ये भी नहीं है, ना तो ये है ना ही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। एक संरचनात्मक कक्षा है दोस्तों, उसमें बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है कि बच्चों के वार्तालाप के द्वारा, ठीक है ना दोस्तों, ये भी ठीक है। अध्यापकों के संवेग द्वारा, ये भी ठीक है। आगे देखेंगे, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा और बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा, बिल्कुल नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है दोस्तों, जिसमें 1, 2 और 3 हो, तो 1, 2 और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है कि मतलब बच्चों की यदि असफलता मिलती है तो अक्सर विद्यालयों की असफलता मानी जाती है। तो इनमें से वह कौन सा कथन जो इस वाक्य का समर्थन करता है, बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धिलब्धि की वजह से असफल होते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं है, दोनों बिल्कुल सही नहीं है। स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है, विभेदीकरण वगैरह नेगेटिव टैग वर्ड्स ये भी नहीं है। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने के विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर विद्यालय जो है ना बच्चे की असफलता विद्यालय से रिलेटेड है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। यदि कोई संप्रत्यय है उसके प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है, तो बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, मतलब बच्चे के जीवन से रिलेटेड, तभी वह प्रासंगिक होगा और अर्थपूर्ण होगा और बच्चे उसे आराम से समझ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। अब क्यों जरूरी है, एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं, गलत है। विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ये भी नहीं है। भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, ये जरूरी है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। बिल्कुल दोस्तों यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इससे जो आंतरिक प्रेरणा जो रहती है, आंतरिक प्रेरणा का मतलब जो है कि दोस्तों बच्चे को मतलब प्रेरणा मिलती है अंदर से कि मुझे जॉब लगाना है, ठीक है ना, जिससे कि दोस्तों जो आगे का जीवन है वो बिल्कुल अच्छी तरह से व्यतीत हो। तो ये एक आंतरिक प्रेरणा है, और यदि आप बच्चे को दोस्तों कुछ लालच देंगे, कुछ पुरस्कार देंगे, तो ये बाहरी प्रेरणा है। जब बच्चों को दोस्तों बाहरी प्रेरणा दी जाती है, पुरस्कार वगैरह, तो इससे बच्चों की आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सेकंड और थर्ड और फोर्थ बिल्कुल भी यहाँ पर सही उत्तर नहीं है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ता को इंगित करता है, मतलब कि उत्तम जो समस्या समाधान करता है तो वह कौन सा करता है, ठीक है ना दोस्तों, बताइएगा जरूर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, देखिएगा। सबसे पहले हम सभी ऑप्शन को देखें, अपसारी चिंतन बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अब और देखें, क्रियात्मक जड़ता, प्रतिक्रियात्मक अनियमितता। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्रियात्मक जड़ता वगैरह ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अभिसारी चिंतन नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर फिर क्रियात्मक जड़ता है, तो ये तीनों कट गए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, सृजनात्मकता, जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सोचेगा। प्रतिक्रियात्मक अनियमितता मतलब अपने हाथों से काम करेगा, ठीक है ना, और साथ ही में दोस्तों मतलब अपने सामने कार्यों को पूरा करेगा, और अपसारी चिंतन ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षिका
के विद्यार्थियों की सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शिक्षक की अपेक्षा बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। बिल्कुल, यदि शिक्षक की अपेक्षा ज़्यादा रहती हैं तो बच्चे भी सीखने में मन लगाकर यहाँ पर अच्छे से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? कि वातावरण जो है वह सकारात्मक हो। एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग करके? ये भी नहीं होगा। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर? ये हो सकता है। बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण? बिल्कुल नहीं करेंगे, थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने के वातावरण को सुनिश्चित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक शिक्षिका को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके? बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पर हाँ वाले तो बिल्कुल कट जाएंगे, क्योंकि सत्ताधारी नहीं देखेंगे। नहीं, आज के तकनीक युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया अप्रासंगिक भी नहीं, बल्कि यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, थर्ड वाला नहीं। विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं जिससे उनकी सांप्रतिक स्पष्टता में कमी रह जाती है, थर्ड वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों गलत उत्तर सही करने चाहिए? हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों तुरंत संशोधन कर दें, है ना, नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करने चाहिए बिना गलत होने के भय के। ये हो सकता है। गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते एवं इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उन्हें उत्तर सुधारने चाहिए। दोस्तों देखिए, इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और बिना गलत होने के भय के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो दोस्तों आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? क्या 20 सही हुए हैं? तो दोस्तों देखिए, यदि आप लोग सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, किसका? सीटेट का, तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर से ही लगभग यहाँ पर 60 से 70% जो पेपर है ना वह बन जाता है ना। तो आपको यहाँ पर ये कंप्लीट करते जाना है, और आपको हमारे इस चैनल पर आपको बिल्कुल प्रीवियस ईयर के साथ साथ दोस्तों जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ना, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और इम्पोर्टेंट, उन सभी को कराया जाएगा। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से भी जुड़ सकते हैं और ग्रुप से भी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको दोस्तों क्विज मिलेंगे, फ्री PDF नोट्स मिलेंगे, और साथ ही में दोस्तों आज की जो क्लास है ना इसकी ऑफिशियल आंसर की भी आपको वहाँ पर मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।